महोदय, मैं आभारी हूँ, आपने बोलने का अवसर दिया है। बजट 2011-12 प्रस्तुत करते हुए, इस बार बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बात कही थी सबसे अंत में, और वह बात थी कि हम सभी तहे दिल से ऐसे भारत का निर्माण करें जो निकट भविष्य में विकसित राज्यों की श्रेणी में प्रवेश करेगा। महोदय, हम सब जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र विकसित तब होगा जब वह संपन्न होगा जी। और किसी भी राष्ट्र की संपन्नता की निशानी ये है, या उसकी संपन्नता तब परिलक्षित होगी जब उस राष्ट्र का हर नागरिक संपन्न हो। अब ऐसी चर्चा उन्होंने पिछली बार बजट में भी किया था, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि 2010 का जो वर्ष था बिहार के लिए, देश के लिए, वो भ्रष्टाचार का वर्ष के रूप में जाना जाने लगा है। पिछले बार बजट में भी कहा गया कि इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबको संपन्न बनाना जरूरी है। लेकिन हुआ उल्टा, 2010 भ्रष्टाचार का वर्ष घोषित हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार की ऐसी बाढ़ आ गई जिसकी चर्चा न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में हुई। मैं मानता हूं कि 2010 का वर्ष यदि भ्रष्टाचार का वर्ष था तो 211 का वर्ष निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों के जेल जाने का वर्ष होगा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का नेतृत्व किया है। भ्रष्टाचार से भी जो बड़ी समस्या है देश की, जो अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है, वो है काला धन। भ्रष्टाचार तो उस काले धन का एक हिस्सा है, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि हमें अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है महोदय, तो हमें काले धन को सरकारी खजाने में निश्चित रूप से लाना पड़ेगा। और इस बार जो बजट रखा गया, इसमें काले धन की समस्या से निपटने के लिए जो 5 सूत्रों की चर्चा की गई है, देश के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ कड़े कानून बनेंगे, कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिससे इसका आभास झलकेगा कि अब काला धन देश के खजाने में आएगा। लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर एक बड़ा अंतर्विरोध ये है कि दोहरे कराधान का समझौता केवल कानूनन वैध और जानकारी में आए काले धन पर ही लागू होता है, न कि अज्ञात काले धन पर। इस कारण सरकार की 5 सूत्रीय योजना अव्यवहारिक और दिखावटी है। इसके अलावा उसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि काला धन कैसे वापस लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया कैसी होगी। महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी भी समस्याएं हैं, सब काले धन से जुड़ी हुई है, और इस सच्चाई को जानते हुए भी सरकार क्यों पीछे हट रही है, विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। और इस सच्चाई से अवगत होने के बाद कि जो पूंजी काले धन के रूप में देश से बाहर जा रहा है, उसके कारण 5% विकास दर कम हो जा रहा है। जितनी पूंजी बाहर गई है, जो अनुमान है, जो आंकड़े आ रहे हैं, 5% विकास दर कम हो जाता है। इस समय विकास दर यदि 7, 8, 9 है, यदि वो अपने खजाने में होता तो देश का विकास दर 12-13% होता। आप चाहे जितनी नीतियां बनाएं, किंतु काली अर्थव्यवस्था के चलते हमारी नीतियां असफल हो रही। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आज $300 अरब के करीब। यदि विदेशों में काला धन जो जमा है वापस आ जाए तो आज $2 खरब से ज़्यादा हमारा ये विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा, जैसा चीन है, जिसके बराबरी में हम मात्र काला धन को लाने के लिए यदि प्रयत्न करें तो हम चीन के बराबरी में खड़ा हो सकते हैं। महोदय, पूरा दुनिया जानती है कि काले धन की अर्थव्यवस्था के पीछे एक तिकड़ी है, और वो जो तिकड़ी है भ्रष्ट राजनेता उसमें शामिल हैं, भ्रष्ट व्यापारी और भ्रष्ट नौकरशाह। ये 3 की तिकड़ी है। अब ये जो 3 की तिकड़ी है, इससे लड़ने की सरकार की कितनी इच्छा शक्ति है, ये इसमें बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी ओर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी हम देख रहे हैं। दोनों विरोधाभासी है। महोदय, 1955-56 में प्रोफेसर कैल्डोर इंग्लैंड से आए थे, काली अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। बताया था कि काला धन सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। 1970 में बाचू कमेटी ने बताया कि 7% है। 1985 में NIBFP के अध्ययन में 18-20% इसे बताया गया। और अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर
एवं आर्थिक अध्ययन योजना केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार जी के अनुसार 95-96 40% और 2005-06 में बढ़कर 50% हो गया। यूपीए में हुआ। ये सब जो आकलन है, कोई विरोधी दल ने इस आकलन को नहीं दिया है, और सरकार और जो सरकार भी है और बाबा रामदेव भी, ये दोनों लगभग बोल रहे हैं कि काले धन की मात्रा 1.4 खरब डॉलर तक बता रहे हैं। अब अरुण कुमार जी के अनुसार ये जो 1.4 खरब डॉलर धन है, ये 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले देश में मात्र 14,000 लोगों का जमा है। एक अनुमान है कि 14,000 लोगों ने इसको जमा किया हुआ है। फिर भी ये सरकार मौनव्रती क्यों बनी हुई है, ये समझ से बाहर है। यदि देश को सचमुच शक्तिशाली संपन्न बनाना है, विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करना है, तो बिना किसी मोह माया में पड़े हुए कि हमारे पार्टी के कोई बड़े नेता है, छोटे नेता है, कोई बड़ा व्यापारी है, इस मोह माया से ऊपर उठकर हमें विदेशी बैंकों में जमा एक एक पाई को देश में लाने का पहला काम करना पड़ेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि विदेशी बैंकों में जितनी राशि पड़ी हुई है, अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि इससे हम 500 पंचवर्षीय योजना बना सकते हैं। बोल रहे हैं कि 14 करोड़ रुपया हम एक गांव में लगा सकते हैं। ये अनुमान जो आ रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में कुछ नेता बात कर रहे हैं देश के अंदर कुछ लोगों के विषय में कि बाबा रामदेव या कोई अपना अकाउंट दे, ये करे वो करे, वो अच्छी बात है, वो भी हो। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, उसने एक आकलन के मुताबिक कहा है कि ये जो धन है, काले धन, 7% धन घरेलू स्तर पर कर चोरी में फंसा है और 93% धन गैर कानूनी तरीके से विदेश में जमा है। 7% धन को निकालने की चिंता की जाए, बाबा रामदेव पर चिंता की जाए, किंतु 93% जो गैर कानूनी तरीके से विदेशों में जमा है, उसके प्रति सरकार या सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी उदारता ये समझ में नहीं आ रही। उन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। महोदय विदेशी पत्र So if all others will give up, I will allow him. विदेशी There पत्र are many पत्रिकाओं speakers में from BJP. विदेशी पत्र पत्रिकाओं में नाम छप रहे हैं, और जब नाम छप रहे हैं तो उसकी चर्चा अभी देश में कोई नेता करते हैं, कोई बाबा करते हैं, तो हम बाबा पर भिड़ जाते हैं, भिड़िए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिनके नाम छपते हैं उनको सबक लेना चाहिए मुरारजी भाई देसाई जी से। उनके भी नाम विदेश के पत्रिका में छपा था कि भारी धनराशि उनका विदेश के बैंक में जमा है, तो उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था। हर्ष नाम के एक व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ी थी। तो जो लोग बाबा रामदेव पर लगे हुए हैं, लगे जरूर, लेकिन अपने उन नेताओं को भी आग्रह करे, दबाव बनाए कि यदि आपके नाम विदेश में छप रहे हैं तो मुरारजी भाई देसाई का अनुसरण करिए और आप मानहानि का मुकदमा करिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं और बाबा रामदेव के पीछे ही लगे रहते हैं, तो उन लोगों पर संदेह बढ़ेगा जो इनके पीछे लगे हुए हैं। महोदय, वित्त मंत्री जी का ये 6ठा बजट था, लेकिन अर्थव्यवस्था की बेहतरी आम आदमी की उम्मीदों को नया आकाश नहीं दे सका है। इसमें एक से एक घोटाले और भ्रष्टाचार के करतूत उजागर हो रहे हैं अपने देश में, लेकिन उन पर कार्रवाई करने की जो एक लक्षण परिलक्षित होनी चाहिए, वो इसमें दिखाई नहीं देता। घोटाले जो हो रहे हैं, अब सारे घोटालों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घोटाले आज़ादी के बाद से बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, धर्मतेजा कांड, नगरवाला कांड, चुरहट लॉटरी कांड, बोफोर्स आदि, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पिछले वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कहा कि घोटालों की बाढ़ है। कॉमनवेल्थ घोटाला, Please wind up. Please wind up. I'm calling the next guy. 70 करोड़ रुपए के घोटाले हुए, IPL घोटाला हुआ। महोदय, कारगिल शहीदों के नाम पर जो कुछ हुआ, मैं उसकी भी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन 1,70,000 करोड़ रुपए का जो दूरसंचार घोटाला हुआ, और उसके संबंध में जब जेपीसी की मांग की गई, तो जिस प्रकार से सरकार सीना तान कर खड़ी थी भ्रष्टाचारियों के पक्ष में, इससे देश के आम लोगों का संदेह बढ़ता है कि आम आदमी की चिंता सरकार को नहीं है। देश के 4 शीर्षस्थ अधिकारियों की जानकारी में, अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि ये देश में जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ, मैं भी देता हूँ।
और इसरो की जो एक व्यावसायिक संस्था और देवास कंपनी के साथ जो समझौता हुए देश के चार शीर्ष अधिकारियों की जानकारी में हुई, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन जो घोटाले की प्रवृत्ति है उसको दंडित करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। महोदय देखिए, घोटाले जो हैं और भ्रष्टाचार, ये आतंकी सुरक्षा के लिए भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो गया है। ये हसन अली का जो मामला है, इसके संबंध में पूरा देश क्या सोच रही है कि अकाट्य साक्ष्यों वाला ये मामला था, जिसके साक्ष्यों को कोई काट नहीं सकता, और उसको इतने दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और गिरफ्तार तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वो भी गिरफ्तार जब किया गया तो उस पर उन धाराओं का उपयोग नहीं किया जो कि उसके ऊपर लगना चाहिए। तो इससे सरकार की नियत बहुत साफ है। खाद्य सुरक्षा की बात महोदय बजट में की गई है। महोदय 2 मिनट, खाद्य सुरक्षा की बात की गई है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1000 करोड़ रुपए का जन वितरण प्रणाली के घोटाले के बाद मुख्यमंत्री, एक पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं। You start, please. 15 वर्षों तक No, he's not concluding. भ्रष्टाचार हुई उससे भी ज्यादा अब कांग्रेस शासित राज्यों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आसाम के अंदर जो कुछ हुआ है कि नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी, Shri Punya, start. Well, nothing will go on record. Please wind up. Please you start. Nothing will go on record. आदरणीय अध्यक्ष जी, You please start. Nothing will go on record. Please. बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। Nothing will go on record. Except Shri Punya, nothing will go on record. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस Nothing will go on record except Shri महत्वपूर्ण चर्चा Punya. में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। No. Please. I gave him chance. 2 दिन से Please sit down. Please sit down. Nothing is going on record except Shri Punya. Now please. Nothing more, please. अब मैं 2 दिन से बजट पर चर्चा को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। Please don't disturb him now. He is speaking. Nothing is going on record except Shri हमारे Punya. विपक्षी सहयोगी दल Please लगता है कि respect the बजट chair. पढ़ के Please नहीं आए no. You had enough time. और No वो laying उन on the विषयों table. पर चर्चा कर रहे हैं So जिसका next time बजट you से should कोई not लेना देना नहीं also है। restrict with the time. मैं Please. Please. हाउस ऑर्डर में करिए बात। हाउस शुड बी ऑन ऑर्डर। Thank you is understood. Thank you is understood. Please. Yeah, please. You go ahead. मैं अध्यक्ष जी आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज माननीय सदस्यों को शांत रहने के लिए निर्देशित करें ताकि अपनी बात कह सकूं। मैं जैसे कि मैंने उल्लेख किया, पिछले 2-3 दिन से बजट के बारे में चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के भी विचार सुने, हमारे सहयोगी सांसदगण हैं, उनके भी विचार सुने। Now please, you have concluded. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ You continue.